बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्रॉम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको सिंपल ऑफ लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं। लीनियर मोमेंटम कहें या मोमेंटम कहें, एक ही बात है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक सिस्टम का जो मोमेंटम है वो किस तरह से कंजर्व्ड रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक को समझने में हमारी मदद करेगी। डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, आप इसको किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बाहर से कोई भी फोर्स अमल नहीं करती। आ सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल मतलब बिरूनी फोर्स, इज़ एक्सर्टेड, अमल नहीं करती, तो उस वाले सिस्टम को आप आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक सिलेंडर है, एक वेसल्स है, उस वेसल्स के अंदर गैस इनक्लोज्ड है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रही है। जबकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो रैंडम मोशन होती है, बेतरतीब मोशन होती है। अब ये गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो सिलेंडर के वॉल्स के साथ भी, दीवारों के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर गौर करें तो बाहर से कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, बाहर से कोई भी बैरूनी फोर्स नहीं लग रही, तो ये जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट पे चलते हैं कि स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, जब किसी सिस्टम पे बैरूनी फोर्स ना लग रही हो, तो देन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, तब उस सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो रिमेन कांस्टेंट होगा। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स मतलब कि आपके पास एक सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड है, तो उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे या कोई भी बॉडीज़ हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपस में अगर कोलाइड भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं, लेकिन बैरूनी फोर्स उस पर कोई अमल नहीं कर रही, तो उस पूरे के पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा, जो उसका मोमेंटम होगा सिस्टम का, वो टोटल जो मोमेंटम होगा वो रिमेन कंजर्व्ड रहेगा, मतलब उस मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप कह सकते हैं कि P इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो लिख रहा है कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, जिसका मतलब है कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ये थी इसकी स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम मैथमेटिकल डेरिवेशन पे चलते हैं कि मैथमेटिकली ड्राइव आप उसको किस तरह से कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये टॉपिक हमने अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि न्यूटन्स का दूसरा कानून है उसको हम लीनियर मोमेंटम की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। तो वो हमने प्रूव किया था F इज़ इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर ये जो डेल्टा P है इसका मतलब है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम में चेंज को शो कर रहा है। तो ये हमने अपने पिछले लेक्चर में प्रूव किया था। इफ़ एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमारा जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि बाहर से कोई भी बैरूनी फोर्स जो है वो अमल नहीं कर रही, तो फिर हम कह सकते हैं कि F इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, कि बैरूनी फोर्स जो है वो ज़ीरो है। F इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दिस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे F है और इक्वेशन नंबर 2 पे देखें तो लेफ़्ट साइड पे F है।
दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो देन हमें जो इक्वेशन हासिल होगी वो आ जाएगी। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस का मुआवजना करने से डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये जो डेल्टा टी है वो डिवाइड हो रहा है, इधर आके डेल्टा टी मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई डेल्टा टी। जब डेल्टा टी 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो डेल्टा पी है इसका मतलब ये जो डेल्टा का साइन लगा रहे हैं ये चेंज को शो कर रहा है, तो डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एम वी एफ माइनस एम वी आई, मतलब कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसको हम आखिरी मोमेंटम कहते हैं और इसको हम इब्तदाई मोमेंटम कहते हैं, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब वो कहता है कि डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है कि ये जो आखिरी मोमेंटम होगा वो बराबर है इनिशियल मोमेंटम के। तो जब आखिरी मोमेंटम और पहला मोमेंटम जो है, इब्तदाई मोमेंटम जो है वो बराबर है, तो यहाँ पर भी फिर हम पी आई की जगह पी एफ ही लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो देन हमें जो इक्वेशन मिलेगी कि डेल्टा पी एफ माइनस पी एफ जो था, डेल्टा पी की जगह हमने क्या लिख लिया पी एफ माइनस पी एफ, तो वो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है डेल्टा पी इज़ इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हम p इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख लेंगे। जब हम डेल्टा ख़त्म कर देंगे तो ये जो q है वो कांस्टेंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डेरिवेटिव को शो कर रहा होता है। डेल्टा डेल्टा का मतलब होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज, तो चेंज को शो कर रहा होता है। तो जब हम किसी कांस्टेंट नंबर का, ज़ीरो का, जब हम डेरिवेटिव ख़त्म करते हैं तो वो कांस्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पर p इज़ इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। इट मीन्स p इज़ कांस्टेंट। इसके बाद एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं कि किस तरह से जो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो कुल लीनियर मोमेंटम है वो रिमेन कंजर्व्ड रहता है, जिसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। फर्ज कर लें, लेट अस कंसीडर वी हैव अ 2 बॉल्स। फर्ज कर लें हमारे पास 2 बॉल्स हैं, एक m1 है और उसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है। एक बॉडी है, उसका मास m1 है, वो वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रहा है। दूसरी जो बॉडी है वो m2 है और वो वेलोसिटी v2 के साथ मूव कर रहा है। 2 बॉडीज़ हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं वो v1 है और v2 है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब, m1 मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी के साथ और m2 जो है वो v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। कुछ समय गुजरने के बाद क्या होगा, और उससे पहले ये देख लें कि ये जो दोनों बॉडीज़ हैं वो स्मूथ हैं, स्मूथ हार्ड बॉल्स हैं और इंटरेक्टिंग बॉल्स हैं, और ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कुछ समय गुजरने के बाद क्या होगा कि ये दोनों बॉडीज़ जो हैं वो आपस में टकराएंगी। जब दोनों बॉडीज़ आपस में टकराएंगी तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा कि ये वाली बॉडी जो है वो इस पे कोई फोर्स लगाएगी और ये वाली जो बॉडी है वो इस पे फोर्स लगाएगी। ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर होंगी, अददी कीमत में बराबर होंगी। इसका क्या मतलब कि जितनी फोर्स मास m1 लगाएगा उतनी ही फोर्स m2 भी लगाएगा, लेकिन ये दोनों फोर्सेस की जो सिमत है, जो डायरेक्शन है वो मुखालफ होगी, ऑपोजिट होगी। तो ये जो है F डैश एक एक्शन फोर्स लगा लें या रिएक्शन फोर्स कह लें, और ये एक फोर्स F होगी। तो हमने यहाँ पर 2 फोर्सेस, 2 सिंबल लगा लिए, एक F डैश है और एक F है। एक एक्शन फोर्स है और एक रिएक्शन फोर्स है।
तो टकराने के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद दोबारा से ये दोनों बॉल जो हैं वो उसी डायरेक्शन में, ये दोनों जो गेंदे हैं, जो बॉल्स हैं, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करना, उसी सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये जो m1 है उसकी जो वेलोसिटी है वो v1 प्राइम हो जाएगी, और जो m2 है उसकी जो वेलोसिटी है वो v2 प्राइम हो जाएगी, एज शोन इन दी फिगर। अब हम इसको थ्योरी में लिखते हैं किस तरह से, जो हमने डायग्राम में समझा उसको हम थ्योरी में एक्सप्लेन करते हैं। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्मूथ hard interacting balls of mass m1 and m2 moving along the same straight line in the same direction with velocity v1 and v2। यहाँ पर जो m1 की वेलोसिटी है वो v1 है और m2 की वेलोसिटी जो है वो v2 है रेस्पेक्टिवली। बोथ द बॉल्स कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन, दोनों बॉल्स आपस में टकराएंगे, कोलाइड का मतलब है टकराना, टकराएंगे, और आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद जो मास m1 है वो v1 प्राइम वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो जाएगा, और जो मास m2 है वो v2 प्राइम वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो जाएगा, और उनकी जो वेलोसिटी होगी, वो जो डायरेक्शन होगी वो सेम ही होगी जिस डायरेक्शन में वो पहले हरकत कर रहे थे, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। उसके बाद टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉल्स, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे हैं कि मोमेंटम में क्या चेंज आएगा, तो इसीलिए हम कहता है कि टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉल्स, दोनों बॉल्स के मोमेंटम में जो चेंज है उसको देखने के लिए, उसको मालूम करने के लिए हम एक इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। वो यूज़ द इक्वेशन एफ क्रॉस टी। यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन क्रॉस का साइन है वो क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का इसका मतलब नहीं है, वो सिंपल हम क्रॉस ज़रब का निशान जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इज़ इक्वल टू mvf माइनस mvi। तो ये इक्वेशन से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। ये इक्वेशन आई कहाँ से है ये आप देख सकते हैं। अगर आप देखें तो आपने इक्वेशन पढ़ी f इज़ इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को आप सिंपल टी भी लिख सकते हैं और डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो f है वो इधर है और t इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो डेल्टा p है इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे दोनों मैसेज मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम देखने के लिए। नाउ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ऑफ मास m1, जो m1 बॉल है उसके मोमेंटम में हम चेंज देखें अगर, तो f डैश क्रॉस t इज़ इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अगर आप देखें तो डायग्राम पे अगर आप गौर करें तो जो मास m1 था उस पर जो फोर्स लग रही थी वो f डैश है, तो वो f की जगह हम f डैश लगाएंगे, क्रॉस t वैसे ही आ गया, m1 आ गया क्योंकि हम m1 का मोमेंटम में चेंज देख रहे हैं, और यहाँ पर आना था vf। तो vf हमारे पास फाइनल वेलोसिटी थी, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो बॉडी को टकराने के बाद जो m1 की वेलोसिटी हो गई थी वो v1 प्राइम थी, तो इसीलिए यहाँ पर हमने फाइनल वेलोसिटी को v1 प्राइम से शो कर दिया है, माइनस m1 v1, और v1 vi की जगह लगाया हमने क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है, इब्तदाई वेलोसिटी थी टकराने से पहले। इसी तरह सिमिलरली ये जो सेकंड बॉल होगी m1 m2, उसके मोमेंटम में जो चेंज आएगा उसको हम लिख लेंगे f क्रॉस t। यहाँ पर f आ जाएगा क्योंकि अगर आप गौर करें जो बॉडी डायग्राम पे तो m2 की बॉडी थी उस पर जो फोर्स लग रही थी वो f है, f क्रॉस t इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2, इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी
यहाँ पर हम ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने पीछे अभी डिस्कस की थी, वी एफ माइनस एम वी आई। यहाँ पर वी एफ जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ पर जो वी आई है वो इब्तदाई वेलोसिटी है। तो ये इस वाले टॉपिक में जो हम आखिरी वेलोसिटीज़ ले रहे हैं वो v1 और v1 प्राइम और v2 प्राइम है, इसीलिए यहाँ पर हम v1 प्राइम और v2 प्राइम लगा रहे हैं। अब दोनों क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आई है, इन दोनों क्वेश्चंस को हम ऐड करेंगे तो लेफ़्ट वाली साइड में ऐड्स हो जाएंगी और वो जो राइट वाली साइड है वो राइट वाली साइड में ऐड करेंगे। तो देन जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा एफ डैश प्लस एफ क्रॉस टी, तो टी दोनों में कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे एफ डैश क्रॉस एफ, सॉरी प्लस एफ, क्रॉस नहीं एफ आएगा, एफ डैश, इन दोनों क्वेश्चंस को हम ऐड किया तो एफ डैश प्लस एफ और टी बार लिख लिया, क्योंकि दोनों के साथ टी ज़रब हो रहा है। ये वाली चीज़ एज इट इज़ आ गई और ये वाले टर्म एज इट इज़ आ गई, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गई। अब अगर आप गौर करें तो एफ डैश जो है वो एक्शन फोर्स, अगर हम एफ डैश को एक्शन फोर्स ले लें तो ये इक्वल होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, अपोजिट सीमत में होगी रिएक्शन फोर्स एफ़ के। अगर हम एफ डैश को एक्शन फोर्स कह लें और एफ़ को हम रिएक्शन फोर्स कह लें तो ये दोनों ही बराबर होंगी लेकिन मुखालफ सीमत में होंगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो आपस में बराबर होंगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, मुखालफ सीमत में होंगी। इसलिए फिर हम लिख सकते हैं कि एफ डैश इज़ इक्वल टू माइनस एफ़। तो एफ डैश की जगह हम माइनस एफ़ लिखेंगे तो ये माइनस एफ़ प्लस एफ़ टी इज़ इक्वल टू, बाकी टोटल टर्म जो है वो एज इट इज़ ये वाली आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर माइनस एफ़ और प्लस एफ़ ज़ीरो हो जाएंगे, टी के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आ गया और बाकी सारा एज इट इज़ हम लिख लेंगे। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये मोमेंटम है बॉडी का टकराने से पहले, मैस m1 का, तो हम इसको इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा, और ये जो है वो बॉडी m2 का मोमेंटम है टकराने से पहले, तो ये इधर ले आएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर m1 v1 प्राइम एज इट इज़ आ गया और m2 v2 प्राइम एज इट इज़ आ जाएगा। अगर आप गौर करें यहाँ पर हमने जो प्राइम वाली टर्म्स थी उनको अलहदा कर लिया और जो अनप्राइम्स थी, प्राइम्स के बगैर थी, उनको हमने एक साइड पे कर लिया। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये टोटल लीनियर मोमेंटम है ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले सिस्टम का कुल मोमेंटम है m1 बॉडी जो थी उसका मोमेंटम और m2 जो थी उसका मोमेंटम। तो मतलब ये टोटल मोमेंटम आ गया टकराने से पहले, और ये टोटल मोमेंटम आ गया बॉडी 1 का और बॉडी 2 का, दोनों को हमने ऐड कर लिया तो टोटल मोमेंटम आ गया बॉडी का सिस्टम का टकराने के बाद। तो फिर यहाँ पर अगर आप गौर करें, उससे पहले अगर आप एक चीज़ और देखें यहाँ पर, तो देखें कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी, ये चेंज इन मोमेंटम आ रहा है पहली बॉडी का, क्योंकि ये फाइनल मोमेंटम है और ये इनिशियल मोमेंटम, मतलब आखिरी मोमेंटम और इब्तदाई मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम आ गया पहली बॉडी का और चेंज इन मोमेंटम आ गया दूसरी बॉडी का, तो ये बराबर आ रहा है ज़ीरो के, जो हमने प्रूफ में देखा कि टोटल दो बॉडीज़ हैं, टोटल दो बॉडीज़ मिलके सिस्टम बना रही हैं, तो दोनों के जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो ज़ीरो के बराबर आ रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यही जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है कि देयर इज़ नो चेंज, कि टोटल सिस्टम के लीनियर मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा तो वो ज़ीरो के बराबर है, चेंज ज़ीरो है। तो उसके बाद हमने ये इक्वेशन देखी, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का टकराने से पहले, तो टकराने के बाद जो टोटल सिस्टम आया सिस्टम का वो ये आ गया, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो
कंजर्व्ड रहा है। टकराने से पहले जो सिस्टम का मोमेंटम था, टकराने के बाद भी वही आ गया, मतलब ये दोनों टर्म्स आपस में बराबर आ गई हैं। टकराने से पहले जितना था टकराने के बाद भी उतना ही आ गया। तो फिर हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नो चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, कि लीनियर मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आया सिस्टम के। विच मीन्स कि जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, इज़ इक्वल टू, बराबर है, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद जो सिस्टम का कुल मोमेंटम है वो आपस में बराबर है। कंसिक्वेंटली, नतीजे के तौर पे, द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ ज़ीरो, जो टोटल चेंज है सिस्टम के मोमेंटम में वो ज़ीरो है। शर्त ये है कि जो सिस्टम है आपका वो आइसोलेटेड हो। सिस्टम मतलब आइसोलेटेड है हो, कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स, के कोई बैरूनी फोर्स सिस्टम पे अमल ना कर रही हो, तो देन जो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो रिमेन्स कंजर्व्ड रहेगा। या फिर आप कह सकते हैं कि जो एक आइसोलेटेड सिस्टम है उसका जो टोटल चेंज इन मोमेंटम है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।